लेकिन मतलब इस साल मुझे मतलब अल्टीमेटम मिल गया था घर से कि हम्म। इस साल मतलब तुम देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर तुम प्राइवेट जॉब या जो भी है करना। कि इस जर्नी में सीबीटी वन और सीबीटी टू को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? सर रेलवे में प्रॉब्लम यही होती है कि वो सब पूछता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उसने छोड़ दिया हो कि हाँ ये नहीं आएगा। तो हम्म। कोर्स बहुत वाइड होता है, तो मतलब मेनली जो होता है आप अपने नोट से पढ़ें, उसके बाद हम्म। उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके टेस्ट दें, क्योंकि अगर आप सोचे कि आप लास्ट में नोट से रिवाइज कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेन वही होता है, शॉर्ट नोट्स 2-3 दिन पहले। अच्छा, दूसरा मैं एक बोला मॉक टेस्ट का आपका क्या रोल रहा? कैसे आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया? कितनी मॉक मॉक और अटेम्प्ट किया था बिफोर एग्जाम सीबीटी टू? 25 से 30 पेपर दिए थे, और उनका मतलब एनालिसिस, मेरा मतलब ये फोकस था पेपर भले मैं कम लूँ लेकिन उसका एनालिसिस बढ़िया से करूंगा, और उन्हीं पेपर को रिवाइज करता रहता था। दूसरा मेन होता है गाइडेंस, कैसे पढ़ना है। जैसे आप लोग बताते थे मॉक दो, जैसे पहले मैंने गलती की, मॉक नहीं देता था, आप लोग बताए मॉक दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने नोट से रिवीजन करो। जितना मतलब आपने एक बार बोल दिया था कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है। हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी जेई सीबीटी टू का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है 22 अप्रैल वाले डेट का। और इंजीनियर्स अड्डा प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें से एक आशुतोष हमारे बीच में है। तो सबसे पहले तो इंजीनियर्स अड्डा परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से आशुतोष को मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन। आशुतोष, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थैंक यू सर। आपको आज के डेट में कैसा महसूस हो रहा है आफ्टर सिलेक्शन? सर मतलब जैसे 1-2 दिन रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सेटल होने में लगता है ना कि हाँ मेरा हो गया है। मतलब 2-3 लोगों को रिजल्ट भेजता हूँ कि भाई बताओ यार मेरा मतलब कंफर्म है ना। नोटिफिकेशन फिर से मैंने पढ़ा था कि मतलब 1:1 में बुलाए हैं, क्योंकि मेरा 1-2 बार हो चुका है सर ऐसा कि जैसे 3 गुना बुला लिए, 4 गुना बच्चे बुला लिए, तो मैं फाइनल डीवी के बाद मेरिट से बाहर हो चुका हूँ। तो हम्म। थोड़ा मतलब मैं सोच रहा था कि एक बार कंफर्म कर लूँ कि मतलब सिर्फ 1:1 के रेशियो में बुलाया है, तो मेरा बस डीवी निकालना और मेडिकल निकालना है, उसके बाद मेरा कंफर्म। अच्छा, तो मतलब आप फाइनली अब आपको लग रहा है कि अब जेई बन चुके हैं और एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी कि यार अब तो हम सरकारी जॉब हासिल कर लिए, अपना ड्रीम जॉब। जी जी सर बिल्कुल। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक? सर मैंने दोनों किया है। दोनों किया। मैंने कब दोनों आपने किया। किया? कब आपने किया? सर मैंने 2018 में यहाँ हीबेट पॉलिटेक्निक लखनऊ से मैंने डिप्लोमा किया था। उसके हाँ। बाद मैंने 2021 में बीटेक किया था, और मतलब तभी से प्रिपरेशन चल रही है मेरी। तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों आइडिया? क्योंकि डिप्लोमा बीटेक करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। बट आपको ऐसा क्यों लगा कि यार कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट किया कि नहीं, हमें गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशंस करनी चाहिए? पहला सवाल। सर मतलब सिविल में मतलब मेरे जैसे फ्रेंड व्रेंड हुए थे, प्लेसमेंट हो गए, तो वो बताते थे प्राइवेट सेक्टर में मतलब बहुत काम लेते हैं आपसे, जैसे 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। और हम्म। कुछ मेरे फ्रेंड्स उसमें भी थे, गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुए थे, वो बताए थे कि मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल वो होता है, वर्क आवर होते हैं, लाइफ बहुत बैलेंस होती है लाइफ। तो मेरा इसीलिए ये इधर ही इंक्लाइंड हो गया मैं कि मुझे गवर्नमेंट निकालना है। तो इट मीन मीन्स 2023 से ही मुझे लग रहा है कि जब डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर लिया होगा उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो गए होंगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। जी जी सर। तो सर तब मेरा से आप 2018 में ही मेरा एसएससी जेई का वो निकल गया था, मैं फाइनल मेरिट मतलब डीबी हो गया था, मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ था। तो यार संघर्ष बड़ा लंबा है 2018 से लेके 2025 तक, मतलब वेट करना। तो मैं एक क्वेश्चन, एक बच्चों के भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि 7 साल की पीरियड में बहुत अप एंड डाउन आए होंगे। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते रहे कि यार नहीं, हमें गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशंस अभी भी कंटिन्यू करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ सर आपको मोटिवेट करता सिर्फ रहा? सर आप कोई से मतलब प्रिपरेशन में 2-3 साल दे देते हैं अगर, तो हम्म। आपको लगता है कि नहीं अब तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मन में रहता है ना कि अगर मैंने अब छोड़ दिया तो मेरी जितनी 2-3-4 साल की मेहनत है वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो बस वही मोटिवेशन था कि अब तो नहीं छोड़ना है, और मतलब बहुत पास आ गया था, ऐसा नहीं था कि बहुत एकदम मेरा प्री नहीं निकल रहा है, प्री भी निकल रहा था, बस मेन से रह जा रहा था कुछ मार्क्स से। मेरा सर मुझे लग रहा है मैंने जितनी बार मैंने एसएससी जेई दिया है, बस एक बार शायद 2017 वाला नहीं, 2019 वाला नहीं निकला था। बाकी हम्म। मेरा जितने मैंने एसएससी प्री दिए मेरा सब निकल रहा था, बस थोड़ा सा मेंस में रह जाता था, कहीं कुछ मार्क्स से, कहीं थोड़े थोड़े से उससे। मतलब वो बड़ा पेनफुल सिचुएशन होता होगा कि जब 1 नंबर 2 नंबर से कहीं अगर आपका डीवी में रिजेक्शन हो जा रहा है या मेंस में रिजेक्शन हो जा रहा, तो बड़ा मतलब एक, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि बड़ा कष्ट होता है।
तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इन सारी जर्नी में आप लोगों की आपके मम्मी पापा ने किस तरह से सपोर्ट किया हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 7 साल एक बच्चे को डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने के बाद मतलब छोड़ना, क्योंकि मैं भी जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पे बहुत एक सोशल प्रेशर होता है कि बच्चा अगर बीटेक डिप्लोमा कर लेता है तो सामाजिक प्रेशर ये होता है कि यानी हाउ वो जॉब करे, अदरवाइज लोग यही कहते हैं कि यार इनका लड़का बीटेक डिप्लोमा करके कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि तैयारी की तो कोई वैल्यू नहीं होती है मेरे हिसाब से मेरे सोसाइटी में। सर मेरे मेरे फादर भी गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, मतलब हम्म। गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको थोड़ा मतलब आइडिया है कि थोड़ा इतना आसान नहीं होता है निकालना। हम्म। लेकिन मतलब काफ़ी सपोर्ट किए मुझे। लेकिन मतलब इस साल मुझे मतलब अल्टीमेटम मिल गया था घर से कि हम्म। इस साल मतलब तुम देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर तुम प्राइवेट जॉब या जो भी है करना। तो मेरे लिए सर मतलब रेलवे एकदम लास्ट ही था, क्योंकि इस साल मुझे ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जो मुझे सिलेक्शन दे दे इस साल की, जब हाँ नौकरी तुम्हारी पक्की है। जैसे एसएससी भी देता तो अभी उसका ज्वाइनिंग वाइनिंग अगर होता भी उसमें, तो ज्वाइनिंग वाइनिंग देता अगले साल तक लग जाता। तो मतलब मेरे आरआरबी से बहुत मतलब उम्मीदें थी कि मतलब इसमें तो होना ही होना है। तो ओके, कितने मार्क्स आपके थे CBT 2 में फाइनली अगर मैं देखा जाए तो? सर मेरे 91 थे और सीबीटी वन में 71 थे। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल मतलब कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। पहला क्वेश्चन एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस जर्नी में CBT 1 और CBT 2 को आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे पता है कि आप सजेक्टेड हैं तो आप बेटर तरीके से बता सकते हैं कि आपकी CBT 1 की क्या रणनीति रही और CBT 2 की क्या रणनीति रही। सर मेरा मेंस लगा था, एसएससी मेंस था, शायद हाँ। अक्टूबर या नवंबर में था। तो हम्म। वो मेरा थोड़ा बेकार हो गया था और दिसंबर में इसकी डेट आ गई थी। हम्म। तो थोड़ा मतलब जैसे एग्जाम एसएससी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब एग्जाम अच्छा नहीं हुआ थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तो हम्म। 4-5 दिन तो ऐसे ही लग गए थोड़ा कि अब क्या करना है, एक महीने में कैसे सीबीटी वन होगा, ये होगा वो होगा। तो हम्म। मतलब थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही मैंने स्टार्ट किया, आपके लोगों के लेक्चर देखे, मैडम हम्म। मैडम के थोड़े लेक्चर पढ़े मैंने। तो उससे हम्म। थोड़ा मतलब लगा कि हाँ कर सकता हूँ, तो तब मैंने मेहनत मतलब चालू की उसमें। फिर एग्ज़ाम दे के आया, तो जैसे हम लोग सर टेक्निकल वाले हैं, तो जैसे नॉन टेक का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आइडिया नहीं लगता है कि कैसा हुआ, मतलब हम्म। कि अच्छा हुआ कि बेकार हुआ। तो फिर मैंने मतलब एग्ज़ाम दे के आओ तो सबसे पहले लगता है कि चलो एक बार कट ऑफ देख लें। तो कट ऑफ जब मैंने देखी कि मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो हम्म। उसमें बता रहे थे कि जैसे 2018 में हुआ था पहले पेपर, तो उसमें 65-65 नंबर गई थी, 60-65 नंबर, तो इस बार 75 प्लस जाएगी, 7 साल बाद हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मैंने हम्म। आपका भी कट ऑफ का एनालिसिस देखा था, तो मतलब उसमें थोड़ा कम बता रहे थे जितना जेन्युइन था। तो मुझे हम्म। थोड़ा अंदर से लगा कि नहीं नहीं, मैं तैयारी कंटिन्यू करूँ, हो सकता है कि मेरा हो जाए। और हम्म। जब मतलब मार्क्स वार्क्स आए तो मेरे 71 मार्क्स थे नॉर्मलाइज होके। तो फिर हम्म। मेरा मतलब आराम से हो गया था। ओके, तो अगर आपके जैसे रॉ मान मार्क्स लीजिए कितने थे? रॉ मार्क्स कितने थे? मेरे रॉ मार्क्स से 67 थे, 2 नंबर शायद 2 क्वेश्चन शायद उन्होंने एलिमिनेट कर दिए तो 69 हो गए थे। हम्म। और उसके बाद 2 नंबर और नॉर्मलाइज हो गए थे। ओके ओके। तो CBT 2 के लेकर के आपकी रणनीति कैसी रही, चूंकि टेक्निकल भी था नॉन टेक्निकल भी था उसमें, तो अपना थोड़ा सा ये एक जैसे ना एक आपका जूनियर आगे आने वाले समय में बहुत सारे फ्रेशर्स इस वीडियो को देखेंगे, तो जो एक आपकी अपनी रणनीति लंबे समय की रही, कैसे आपने सब्जेक्टों को हैंडल किया, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ एग्जाम में ले करके जाना एक बहुत बड़ा होता है, उसमें टेक्निकल भी हो साथ में नॉन टेक्निकल भी हो। सर रेलवे में प्रॉब्लम यही होती है कि वो सब पूछता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उसने छोड़ दिया हो कि हाँ ये नहीं आएगा। तो हम्म। कोर्स बहुत वाइड होता है, तो मतलब मेनली जो होता है आप अपने नोट से पढ़ें, उसके बाद हम्म। उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके टेस्ट दें, क्योंकि अगर आप सोचे कि आप लास्ट में नोट से रिवाइज कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मेन वही होता है, शॉर्ट नोट्स 2-3 दिन पहले अगर हम्म। मतलब वहाँ तक हो जाने चाहिए, उसके बाद आप मतलब मॉक दीजिए, ये दीजिए, वहाँ से एनालिसिस करिए। तो मैंने मतलब पिछले 2018 में 4 टोटल पेपर हुए थे, हम्म। मतलब 4 शिफ्ट में हुआ था सिविल का। तो मैंने एक मॉक मतलब एक प्रीवियस ईयर छोड़ दिया था कि एकदम लास्ट में लगाऊंगा तो मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो हम्म। उसमें मेरे 102 मार्क्स आए थे हम्म। लास्ट, मतलब एग्जाम के 3-4 दिन पहले। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब इसमें 100 प्लस हो गया है, तो अच्छा चांस है होने का मेरा। लेकिन मेरा थोड़ा मेंस थोड़ा गड़बड़ा गया था, जब मैं देने गया तो थोड़ा मतलब प्रेशर में आ गया था कि हाँ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ये है वो है। तो लेकिन तब भी थोड़ा हो गया, बस ये। ओके, इट मीन्स कि आपके अकॉर्डिंग अपना खुद का नोट्स तो होना ही चाहिए हर एक जी सब्जेक्ट का, साथ में शॉर्ट नोट्स बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जी सर। रिविजन्स के लिए। क्योंकि सर सिलेबस इतना है कि अगर आप सोचे कि लास्ट में कर लेंगे तो हो नहीं पाता है। शॉर्ट नोट जैसे आप 4-6 पन्ने के बनाए, हम्म। और जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं जो नहीं होता उसको आप नोट कर लेते हैं, लास्ट में वो सब देख लेते हैं, तो वो हम्म। सब बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक बोला मॉक टेस्ट का, आपका क्या रोल रहा, कैसे आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, कितनी मॉक मॉक और अटेम्प्ट किया था बिफोर एग्जाम CBT 2?
सर मैंने लगभग किए थे, मैंने ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन मैंने 25 से 30 पेपर दिए थे। और उनका मतलब एनालिसिस, मेरा मतलब ये फोकस था, पेपर भले मैं कम दूं लेकिन उसका एनालिसिस बढ़िया से करूंगा, और उन्हीं पेपर को रिवाइज करता रहता था। तो पहले तो मतलब बहुत दिक्कत होती है, नंबर नहीं आते हैं, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे सबके 100 आ रहे हैं, आपके 60-70 नंबर आएंगे, थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन धीरे 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 जैसे 10 पेपर दे दिया आपने, उसका एनालिसिस करके गए तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे लास्ट तक। होते होते जैसे मैंने बताया कि सर मेरे लास्ट पेपर में 102 नंबर आ गए थे, और हम्म जब मैंने हम्म पहला पेपर स्टार्ट किया तो मेरे 71 आए थे। तो हम्म। वही 2 महीने में मेरे समझ लीजिए 71 से 102 नंबर तक हो गए थे। ओके। तो इट मीन्स मॉक एक बहुत बड़ा, फिर भी जो आप जितना नंबर आप मॉक आप बता रहे हैं वो भी सफिशियंट है यार। आजकल तो बच्चे ज़्यादातर से 4-5 मॉक अटेम्प्ट कर देते हैं तो उनको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस में ही लगे रहते हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन ये इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, और 20-25 तो बहुत दूर की बात होती है, फिर भी आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। अच्छा, मैं आप नहीं लोगों सर, ये से बात पूछना। मुझे भी, हाँ, ये बात मुझे भी बाद में पता चली। पहले मैं सिर्फ नोट्स ही से पढ़ता रहता था, मॉक वॉक नहीं देता था। तो हम्म। वही आप जो कह रहे हैं सर, 4-5 साल लग गए, बस हम्म उसी गलती की वजह से लग गए। क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाते थे तो एकदम दिमाग से रहता ही नहीं था कि क्या हो जाएगा, एकदम इजी इजी क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते थे। फिर हम्म। मॉक वॉक देने लगा, गलतियां पता चली कहाँ गलतियां हो रही है मुझे, ये जैसे ये टॉपिक नहीं याद रह रहा है, मैं छोटी छोटी चीजें भूल जा रहा हूँ, फॉर्मूले में गलती कर रहा हूँ, तो गलतियां पता चलती थी, पर तो उसी को सुधारना होता था। वैसे तैयारी तो हो ही गई थी, बस थोड़ा जैसे ब्रशअप करना होता है वो रहता है। ओके। एक बच्चा आपका जूनियर पूछना चाह रहा है, अगर एक सपोज करें, डेली रूटीन आपका क्या रहता था पढ़ाई करने का? सर मैंने मतलब पहले तो घर पे पढ़ता था, तो फिर घर पे जैसे थोड़ा आलस आने लगता है कि मन करता है थोड़ा बाद में पढ़ें, अभी पढ़ लेंगे, सुबह लगता है शाम को पढ़ेंगे, शाम को लगता है सुबह पढ़ेंगे। तो हम्म मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो हम्म जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था तो मतलब रूटीन बन जाता है, जैसे अगर मैं 8 बजे जा रहा हूँ, 9 बजे जा रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा 8-9 बजे, ठीक है, उसके बाद वहाँ पढ़ूंगा 12-1 बजे तक। 1 बजे तक मान लीजिए, उसके बाद आता था, खाना वाना खाता था, 1-2 घंटा आराम करता था, उसके बाद फिर चला जाता था लाइब्रेरी। और हम्म 9-9, 9:30 तक पढ़ता था लाइब्रेरी, जब तक मतलब बंद नहीं होती थी। तो मतलब एक रूटीन आ गया था। और मतलब जैसे घर में पढ़े पढ़े थोड़ा मतलब डिप्रेशन टाइप का अगर होने लगता है, वहां जाओगे अपने जैसे लोगों से मिलोगे, तैयारी जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ में पेपर भी देता। जैसे अकेले पेपर दो तो मजा नहीं आती पेपर देने में, लगता है कि ये है वो है। और हम्म। अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर दो, वही सेम पेपर लगाएंगे तो आप भी वही लगाएंगे, तो थोड़ा रूटीन रहता है, मजा आती है पेपर लगाने में। तो वो था सर। ओके। मतलब मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर पे हैं तो हम्म। आप लाइब्रेरी, अगर हो सकता है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, बहुत उससे बेनिफिट होगा सर। कितने घंटे सफिशियंट हैं आपको लग रहा है कि एक आइडियली अगर जेई का बच्चा तैयारी करे तो कितने घंटे सफिशियंट पढ़ाई लगता है उसको करना चाहिए आपके सर अकॉर्डिंग? अब तो मतलब इतना हो गया कि मतलब 8 घंटे तो सर देने ही पड़ेंगे, मतलब मुझे जितना लगता है। और जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे आपने एक बार कोचिंग कर ली, उसके बाद जब हम्म। सेल्फ कर रहे हैं तो 8 घंटा तो मतलब मिनिमम देने ही पड़ेंगे। ये सर मुझे इतना लगता है। इट मीन्स विदाउट कोचिंग अगर है तो 4 से 4 घंटे हो जा रहा तो सफिशियंट है, मतलब जी। विथ कोचिंग है तो 4 घंटे और विदाउट कोचिंग है तो 8 घंटे के हाँ आसपास देना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है रील्स की, सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शंस की। तो आपको क्या लगता है कि आपने इस इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि मतलब ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब कि आज के समय में डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहा है बच्चों का। सर मैं 2022 में जब एक बार एसएससी में याद होगा बहुत मतलब बम्पर वैकेंसी आई थी, तो उसमें हम्म मेरा 5.5 नंबर से रुक गया था, मेरे 314 नंबर थे। तो हम्म। उसमें मतलब इतना धक्का लगा था मुझे कि मैंने अपना जितना सोशल मीडिया था, इंस्टा इंस्टा में सोचा था सब हटा दूंगा। हम्म और हम्म मतलब हम्म सिर्फ यूट्यूब चलाता था, बाकी जितना था मेरा इंस्टा हटा दिया था। मतलब बहुत लोग कहते थे कि नहीं यार इसमें क्या है, इतना उसमें क्या कर रहे हो, इंस्टा हटा दिए मैंने, लेकिन मैंने हटा दिया था। और तब से मैंने नहीं चलाया मतलब इंस्टा। और बात तो होती है यार कि। हाँ। और जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं ना सर, तो आप देखेंगे कि अगल बगल सब लोग पढ़ रहे हैं और आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अंदर से खुद ही लगने लगता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये है वो है। तो ऐसे ही सर थोड़ा मेहनत हुआ था। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कि हम भी एक टीचर हैं यार। मतलब 7 साल 5-6 साल लगातार अगर सोशल मीडिया से दूर रहना, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा त्याग है ये तो। क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल रील्स देख करके लोगों की कई घंटे व्यतीत हो जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आशुतोष आपसे जानना है यार कि आपने ये कहा कि मतलब एक बच्चों के भी परसेप्शंस बने होते हैं। एक होता है कि बहुत महंगी महंगी कोचिंग बच्चे कर रहे हैं, बट जी। आपने बोला कि यूट्यूब से पढ़ाई करके सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों के लेक्चर्स को देख करके, सेल्फ स्टडी करके, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई किया जाए,
एक स्मार्ट मैनर में, तो सजेशन बच्चों का हो सकता है क्या? सर मतलब मेन देखिए गाइडेंस का होता है और कोचिंग का मतलब स्टैंडर्ड होता है। आपकी कोचिंग मतलब काफ़ी अच्छा मतलब मटेरियल प्रोवाइड करती थी, टीचर बहुत अच्छे थे। और हम्म दूसरा मेन होता है गाइडेंस, कैसे पढ़ना है। जैसे आप लोग बताते थे मॉक दो, जैसे पहले मैंने गलती की मॉक नहीं देता था, आप लोग बताए मॉक दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने नोट से रिवीजन करो। जितना मतलब हम्म आपने एक बार बोल दिया था कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है। हम्म और तो मैंने बस वही किया, ज़्यादा मतलब मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। पहले मैं सोचता था जैसे कोई भी नई बुक आती थी मार्केट में तो मन करता था ले लो, इससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो। फिर हम्म। फिर जब मैंने खुद पे मतलब कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, भले कम पढूं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढूं, तो फिर काफ़ी उसमें आप लोग का भी सहयोग था, जिससे मतलब काफ़ी हेल्प मिली। ओके। तो एक चीज़, कभी इस पूरी जर्नी में आपको ऐसा लगा कि अब हार चुके हैं, अब यार छोड़ देना चाहिए, अब हमको नहीं तैयारी करना, हमें गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ देना चाहिए, तो फिर उस समय आपने कैसे, ऐसा कभी आया आपकी लाइफ में कि बाउंस बैक कैसे किया आपने, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट किया उस समय? सर वही 2022 का जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मेरे 5 नंबर से रुका था तो उसमें बहुत बड़ा सेटबैक लगा था, तो मैंने 3-4 महीने के लिए सब छोड़ ही दिया था। फिर हम्म एकदम से रियलाइजेशन हुआ कि भाई अगर नहीं निकलेगी तो क्या करूंगा। तो हम्म। फिर उसके लिए फिर मतलब जीरो से स्टार्ट किया। मतलब लगता है ना, अंदर से फीलिंग आती है कि अगर मान लो नहीं कर पाया, कुछ नहीं बन पाया, तो जिंदगी ऐसे आगे क्या चलेगी। तो बस यही सब होता है कि नहीं भाई करो, कुछ तो करोगे, जिंदगी भर तो उसके लिए बैठ नहीं सकते हो कि। तो यूट्यूब से जैसे हम लोगों के क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस एक कॉमनली देखो, चूंकि ऑनलाइन स्टडी हो रही है आजकल, तो बच्चे क्या होता है कि लेक्चर्स को बस देखते हैं, वाच करते हैं, बट उनकी क्वेश्चंस वगैरह नोट नहीं करते उनके, या कभी कॉन्सेप्ट का चल रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को नोट नहीं करे। तो आपका क्या मैसेज है, कभी अगर बच्चा यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे हम लोग कराते हैं, या कभी मैराथन लेते हैं इस तरह का, तो उसमें लेक्चर को बच्चों को नोट्स करना चाहिए या ऐसे वॉच करना चाहिए? नहीं नहीं आपको सर, क्या? बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको मतलब एक कॉपी बनानी चाहिए, अलग कॉपी बनानी चाहिए जैसे क्वेश्चन की, उसमें हम्म लिखने चाहिए। ऐसा मतलब सबका अलग अलग है। जैसे मैं तो पॉइंटर टाइप का बना के लिखता था उसको, हम्म कि जैसे ये है, क्यों नहीं हुआ। और जैसे ऑप्शन भी होते थे, आप एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते थे। जैसे क्वेश्चन का तो एक ही आंसर हो गया, बाकी 4 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, ये क्यों गलत है, तो आप उसको हम्म। बढ़िया से एक्सप्लेन करते थे, तो मैं वो नोट कर लेता था। ओके ओके। तो आई थिंक आप रजत सर को भी जानते होंगे, प्रमोद सर जी को, जी, बिल्कुल और सर, बिल्कुल। बिल्कुल सारे सर, लोग आप लोगों के पिंकी साथ। मैम। हाँ, सब लोग। तो मुझे लग रहा है कि इंजीनियर सड्डा ने काफ़ी हेल्प किया आपकी जर्नी में। जी और जी। बाकी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके आगे की लाइफ के लिए, बहुत बहुत बधाई। और भी कुछ पॉइंट्स आप जैसे कि अपनी जर्नी को, मतलब कि अपने किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ और ऐसा जो आपने से बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। सर देखिए मेन वही है, देखिए एक तो मेरे पेरेंट्स हैं जो मतलब अभी तक सपोर्ट किए थे, और हम्म दूसरा मेरे टीचर्स जैसे आप लोग हैं जो मतलब मुझे सही गाइडेंस दिए। मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत होती थी पहले, तो हम्म। आपने सही गाइडेंस दी कि करना है, कैसे करना है, पेपर्स लगाने हैं, तो वही था सर। राइट। तो थैंक यू आशुतोष, एंड हम कभी मिलेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे भी। हम लोगों की भी देखो गाइस पूरी कोशिश है कि इंजीनियर्स अड्डा हमेशा अपने बेस्ट कंटेंट के लिए जाना जाता है, बच्चों के हेल्प के लिए जाना जाता है। और आप जानते हैं आशुतोष, सब लोग जी सर। जानते होंगे, लंबे समय से हैं। तो हम लोग अगर कोर्स भी कभी आपको ऑफर करते हैं तो बहुत मिनिमम प्राइस में, ताकि जी बिल्कुल सर। और बच्चे को बहुत ज़्यादा कष्ट भी ना हो, और आराम से घर बैठ के पढ़ाई करें। तो जितने भी बच्चे बाद में देख रहे हैं, मैं आशुतोष से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो आशुतोष भी आपको मेंटर करेंगे, हम सब लोग भी रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू आशुतोष फॉर योर जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू आशुतोष, एक बार लीव कर सकते हो आप। जी सर। थैंक यू, आप एग्जिट कर सकते हो बेटा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर।